हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी क्लास में। दोस्तों, मैं अभी क्लास 9th का साइंस का पेपर जो है मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बोला था आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सब्जेक्टिव का आंसर, यानी कि क्लास 9th में जो भी है साइंस का जो एग्ज़ाम दीजिएगा कल, उसका सब्जेक्टिव का मैं पूरा आंसर लेकर आया हूँ। तो आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रूल आपको पता ही है दोस्तों, क्योंकि आपने 2-3 एग्ज़ाम दे चुका है पहले से। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 4 का ही आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन में सिर्फ 4 का आंसर देना है आपको, और उसमें मैं आपको सिर्फ 4 का ही आंसर बताऊँ, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप 4 का आंसर याद कर लें और अपनी परीक्षा में आसानी से बना लें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, उसके बाद आंसर की ओर चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आया, फिजिक्स से चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही ईजी ही है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप आसानी से सिर्फ जान लें कि कौन सा क्वेश्चन आया, उसके बाद वीडियो को छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। सारे का आंसर मैं अभी बताऊँगा। चौथा प्रश्न, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी पर 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा। ये पांचवा क्वेश्चन था। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, तय की गई दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर है। सातवां प्रश्न है, न्यूटन के गति नियम को लिखे, प्रथम गति नियम को। आठवां प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको क्या कितना बनाना है, मात्र 4 ही बनाना है दोस्तों। तो मैं 4 का आंसर पहले बता देता हूँ फिजिक्स का, फिर मैं केमिस्ट्री की ओर लेकर चलूँगा। दोस्तों, जो बिल्कुल आसान होगा उसी को मैं लेकर चलता हूँ, यानी कि आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, चाल और वेग में अंतर था सबसे पहला, तो उसी को मैंने लेकर आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाल वेग में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। तो पहला देखिए, आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर चाल लिखा हुआ है, यहाँ वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला है, किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, या एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। उसके बाद देखिए, चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के अनुसार मापा जाता है, और वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के अनुसार मापा जाता है। हालांकि आप अगर 3 लिख देते हैं तो इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 ही नंबर में पूछा जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो देखिए, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आप इतना देर में तो उतार नहीं पाइएगा कॉपी में, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप याद करके जाइएगा एग्जाम में। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों देखिए, ये आपका जो जड़त्व का नियम था, ये तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है, ध्यान रखना है, 3 नंबर का प्रश्न है। और देखिए, इसमें आपको कैसे लिखना है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, यानी कि ये गति का न्यूटन के प्रथम नियम को ही यही होता है, जड़त्व का ही नियम होता है, सेम टू सेम। तो इसका खोज भी पूछा गया था, जैसे तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ था, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जड़त्व का नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में था, दूरी एवं विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, दूरी और विस्थापन आपको अंतर बताना है। तो देखिए, दूरी को परिभाषित करने के लिए गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है, और किसी निश्चित समय में 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूरी और विस्थापन का परिभाषा, यानी एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है दोस्तों, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। उसके बाद तीसरा आंसर है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये है आपका। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका दूरी एंड विस्थापन का पूरा ले लीजिए एक साथ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में था, न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखना, क्वेश्चन नंबर 7 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जड़त्व का नियम और न्यूटन के प्रथम गति नियम सेम ही होते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्रत्येक पिंड तथा अपने विरामावस्था में सरलरेखा बनाए रखना चाहती है, यानी कि जड़त्व का नियम जो मैंने आपको बताया वही सेम टू सेम है। तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आप बना दीजिएगा तो आपको 2-2 नंबर दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, दोनों सही ही होगा और आपको मार्क्स भी नहीं काटा जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हालांकि जड़त्व नियम और प्रथम नियम न्यूटन के सेम ही होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये देखिए फिजिक्स में मेरा जो है 4 क्वेश्चन हो गया। अब मैं केमिस्ट्री की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या आया। हम 11वां प्रश्न आया था, पदार्थ किसे कहते हैं, किसी एक ऊर्ध्वपात पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा है, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। चौथा है, पदार्थ का द्रव्यमान किसे कहते हैं। पाँचवा है, मिश्र धातु को परिभाषित करें। 16वां है, विलयन के गुणों को लिखें। 17वां है, क्रिस्टलीकरण विधि से किसी प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 18, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। यानी कि ये 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 का ही आंसर देना, तो मैं 4 का आंसर दे देता हूँ पहले। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न था आपका, आपको पता है पदार्थ किसे कहते हैं, किसी एक ऊर्ध्वपात पदार्थ का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पदार्थ लिखा हुआ, रसायन विज्ञान तथा विज्ञान के अनुसार प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार या द्रव्यमान होता हो, वह स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और आपको एक ऊर्ध्वपात पदार्थ का 3 अवस्था है, आप लिखिए या ना लिखिए, इतना तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पदार्थ का 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। और आपको बोला गया था लास्ट में किसी एक ऊर्ध्वपात पदार्थ के नाम लिखिए। तो ऊर्ध्वपात पदार्थ जो है कौन सा हो सकता है, तो कपूर। आपको याद रखना, कपूर लिख देना। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, कपूर आपको लिखना है। तो कपूर लिख लीजिए। और ऊर्ध्वपात पदार्थ, ऊर्ध्वपातन का भी पूछा गया परिभाषा, आगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपका अगला ही प्रश्न, यानी कि आपका 13वां प्रश्न, 12 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आपको 4 ही बनाने हैं ना। तो ये 13वां प्रश्न है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में तो देख सकते हैं, परिभाषा है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यदि गर्म किया जाए तो वह ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो इतना लिखिए, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका एक ठो लिख दीजिएगा आप लोग, क्या लिखना है आपको, एक एग्जाम्पल लिख देना। जैसे कि कपूर मैंने बताया था, ऊर्ध्वपात पदार्थ का पहले मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, जस्ट इसमें भी कपूर लिख दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में मिश्र धातु को परिभाषित करें। तो मिश्र धातु क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना धातु, या तो एक यौगिक या तो एक सामान्य, यानी कि दोनों में से कोई हो सकता है। मिश्र धातु के अवयव स्वयं धातु होते हैं, हालांकि कार्बन एक अधातु इस्पात का एक अवघटक है। यानी कि मिश्र धातु का परिभाषा लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना धातु पदार्थ, उसे ही मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। धातु या एक यौगिक पदार्थ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है ऐसे बनाकर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न था दोस्तों, अगला प्रश्न यानी कि 16वां प्रश्न है, विलयन के गुणों को बतावे। तो विलयन का गुण आपको बताना। विलयन का परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समग्र मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर गुण में है, विलयन समानतः एक समग्र मिश्रण, अभी जस्ट मैंने परिभाषा में ही बताया था। तो ये पहला हो गया आपका गुण। दूसरा है, विलयन के कणों का आकार अर्थात व्यास 1 nm से भी कम होता है। यहाँ पर बिलियन ही लिखा गया, थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया गया, तो कोई बात नहीं है। तीसरा है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात बिलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। बिलियन में कभी भी प्रकाश का मार्ग नहीं दिख सकता। बिलियन की प्रावस्था नियत होती है, ठीक है। तो ये आपको 2 से 3 अंतर लिखना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब एग्जाम में लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 8 में से 4 बना था, मैंने 4 आपको केमिस्ट्री में भी बता दिया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर। चलिए दोस्तों, पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन जान लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद फिर आंसर की ओर बढ़ेंगे। यानी कि पहला बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। दूसरा
झिल्ली जीवात जनन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पर्व में झिल्ली क्यों कहते हैं। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अति प्रासरणी दाब विलयन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 27 है, उत्तक को परिभाषित करें और 28 है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर करें। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन नीचे दिया गया है। एक जंतु कोशिका का स्वच्छ नमूनात्मक चित्र बनाएं और वर्णन की आवश्यकता नहीं, वर्णन की आवश्यकता नहीं, क्या बात है दोस्तों, आप लोग वर्णन नहीं कीजिएगा तो भी 5 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ आपको चित्र बनाना है और उसमें जो जो अंग होते हैं उसको लिख देना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, यानी कि दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। यहाँ पर 30 दिया हुआ, तो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें, दोनों में से एक कोई बनाइए, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। तो हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहला आंसर यानी कि क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अंतर हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्लियरली पहला में आपका दिया हुआ है, इनमें से प्रभावी अविकसित केंद्रक होता है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। उसके बाद दूसरा ये आदिम कोशिकाएं हैं, ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। तीसरा है कोशिका द्रवपूर्ण कोशिका में फैला रहता है, केंद्रक एक कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। दोस्तों आपको 3 ही अंतर लिखना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप 3 अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे मैं बैठता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25वां था, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। क्वेश्चन नंबर 25वां था आपका, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया। 1839 में स्वीडन तथा सोन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीव का शरीर एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। तो ऐसा है शब्द उनका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां प्रश्न आपका था दोस्तों, 27 क्वेश्चन और 27 में है दिया हुआ, बायोलॉजी का प्रश्न है। तो 27वां था, उत्तक को परिभाषित करें। तो उत्तक का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी जीव शरीर के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, किसी जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे विशेष कार्य करते हों, यानी कि एक समान कार्य करते होंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक सी संरचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपका था जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना। तो 28 में आपको अंतर स्पष्ट करना था। यहाँ पर गुण देख लीजिए, उससे अंतर बना लीजिए, जैसा कि लिखा हुआ है जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। तो अंतर में आप कॉलम बना लीजिएगा और इधर जाइलम का ये पहला लिख लीजिएगा और दूसरा लिख लीजिएगा, इस तरफ लिखिएगा फ्लोएम में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पदार्थ का संवहन होता है, तो इधर लिख लीजिएगा ये। उसके बाद ये लिखिएगा यह निर्जीव उत्तक है, इधर लिखिएगा यह निर्जीव उत्तक है, ये एक सजीव उत्तक है, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर तीसरा लिख लीजिएगा यह मुक्त संवहन नलिकाएं होती है, ऐसे इधर। उसके बाद यह मुक्त चलनी नलिकाएं होती है, तो इधर लिख लीजिएगा। चौथा भी है, इसका भित्ति बहुत मोटी होती है और इसका भित्ति बहुत मोटी नहीं होती है, कम मोटी होती है। और एक अंतर और मैं बता दूं, ये जो है दोस्तों सिर्फ जल का परिवहन करता है, सिर्फ ऊपर की ओर, ये दोनों ओर करता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए आपको पता है कि 8 क्वेश्चन में से 4 बना था, तो 4 का आंसर ये मैंने दे दिया दोस्तों। अब बच गया सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन, उसका भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।